तो दोस्तों, जब भी हम 1980s के पंजाब की बात करते हैं तो एक नाम बार बार सामने आता है, अमर सिंह चमकीला। आज हम उनकी जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे और सिनेमा के पर्दे पर दिखाए गए मिथ के पीछे की सच्चाई को समझेंगे। हम उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक हकीकत को देखेंगे जिसने इस महान कलाकार को बनाया और शायद मिटाया भी। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे पंजाब के सिनेमैटिक एल्विस की, फिर समझेंगे कि कैसे उनके गानों को अश्लील बताकर दरअसल एक विरोध को दबाया गया। उसके बाद उनकी निजी जिंदगी, उनका वो आखिरी बागी कदम और एंड में उनकी वो अनसुलझी हत्या जिसने सबको झकझोर दिया। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। पंजाब के एल्विस फिल्म्स में उन्हें कैसे दिखाया गया और असली सच्चाई क्या थी। अब जरा इस फर्क पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है दिलजीत दोसांझ का चमकदार पॉलिश्ड सिनेमैटिक रूप, जहां ए.आर. रहमान का म्यूजिक और लाइव सिंगिंग का जादू चल रहा है, और दूसरी तरफ है कड़ी खुरदुरी सच्चाई, धनी राम की असली कहानी। एक दलित शख्स जो लुधियाना की एक कपड़ा मिल में काम करता था और वहां से निकलकर लोकल कैसेट कल्चर के जरिए आम लोगों के दिलों पर राज करने लगा। जमीन आसमान का फर्क है ना? और फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने इस फर्क को कैसे हैंडल किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उन लोगों के इंटरव्यू लिए जो चमकीला के वक्त जिंदा थे। अब ऑब्वियसली हर किसी की यादें और कहानियां अलग अलग थीं, आपस में टकराती थीं। इस सब को जोड़कर एक जबरदस्त कहानी बनाने के लिए उन्होंने सेट पर लाइव सिंगिंग का इस्तेमाल किया। और पता है, हत्या का सीन बिल्कुल उसी जगह शूट किया गया जहां ये सब सच में हुआ था। एकदम रॉ मैजिक कैप्चर करने की कोशिश की गई। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, अश्लीलता या विद्रोह, उनके विवादित बोलों के पीछे की असली ताकत। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ऑब्सिनिटी यानी अश्लीलता, इसका इल्जाम अक्सर समाज की नैतिकता बचाने के लिए नहीं, बल्कि पिछड़े तबके की कला को दबाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। ये उन लोगों को खामोश करने का एक तरीका रहा है जो बड़े ताकतवर वर्गों के नियम तोड़ते हैं। ठीक वैसा ही जैसे एक दौर में महान लेखक मंटो और इस्मत चुगताई पर ऐसे ही इल्जाम लगे थे। ये मुद्दा कोई नया नहीं था। अगर हम चमकीला के गानों को थोड़ा और डीपली समझें तो पता चलेगा कि उनके बोल सिर्फ शब्द या एंटरटेनमेंट नहीं थे, वो दलित बहुजन समाज की हकीकत और औरतों की आजादी के डीप सिंबल्स थे। चमकीला दरअसल उन साफ सुथरे बनावटी नियमों के खिलाफ एक जिंदा विरोध बन गए थे, और उन पर जो रोक लगाई गई, जो खामोशी उन पर थोपी गई, वो उस वक्त के पंजाब के अंदर चल रहे अनसुलझे सामाजिक और राजनीतिक तनाव की गवाही देती है। मेन स्ट्रीम संगीत की उन आदर्श और साफ सुथरी कहानियों को दरकिनार करके चमकीला ने अपने डुएट्स के जरिए डायरेक्टली अपर कास्ट के सांस्कृतिक दबदबे को चुनौती दी। उन्होंने गांव देहात के आम लोगों की, उनकी असली बिना चमकाई गई सच्चाइयों को अपने गानों में उतारा। इसीलिए उनका म्यूजिक सिर्फ टाइम पास नहीं था, वो एक जोरदार आवाज थी। चलिए अब थोड़ा उनके निजी जीवन की तरफ बढ़ते हैं। अमरजोत और गुरमेल कौर, उनकी 2 शादियां और 2 अलग दुनिया। इसमें आपको उनकी लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। एक तरफ थी उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत कौर, जो स्टेज पर उनके साथ गाती थी, जिन्होंने इस बेपनाह शोहरत और पब्लिक लाइफ को चमकीला के साथ जिया और आखिर में महसमपुर में उनके साथ ही जान गंवाई। और दूसरी तरफ उनकी पहली पत्नी गुरमेल कौर, जिन्होंने इस चकाचौंध से दूर रहकर घर और परिवार को संभाला। हत्या के बाद अगले 15 सालों तक उन्होंने अकेले कोर्ट के मुकदमे लड़े। दोनों का सफर एक दूसरे से कितना अलग था। गुरमील कौर की इस एक बात पर गौर कीजिए, जब वो सब्जी बनाती थी, मैं रोटी बनाती थी, क्योंकि उसे रोटी बनानी नहीं आती थी। ये छोटी सी बात इस पूरे लेजेंड को एक आम इंसान के रूप में हमारे सामने रख देती है। आप सोचिए, फेम के इतने ऊंचे मुकाम पर होने के बावजूद उनके घर का माहौल कितना आम और आपस में मिलजुल कर रहने वाला था। चमकीला ने अपने घर में दोनों के साथ बराबरी का बर्ताव किया। अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बताने वाला हूं जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 366। सोचिए, साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जीवनियों के मुताबिक चमकीला ने एक बार लगातार 365 दिनों में 366 शोज किए थे। अपने चाहने वालों के लिए उनका जुनून इस लेवल का था, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सैड मोड पर, एक दुखद अंतिम चुनौती, जब उन्होंने अपनी ही जान बचाने से इनकार कर दिया। 1980s का पंजाब कितना आसान था, ये हम सब जानते हैं। चमकीला को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1979 में शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद 1986 तक आते आते खतरा इतना बढ़ गया कि उन्हें धमकियों की वजह से 2 महीने तक दिल्ली में छिपना पड़ा। 1987 में उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। उग्रवादियों को शांत करने के लिए बाबा तेरा ननकाना जैसे धार्मिक एल्बम्स भी निकाले।
लेकिन 8 मार्च 1988 इस सफर का एक बेहद दर्दनाक अंत हुआ। उनके एक साथी का ये स्टेटमेंट देखिए जो कहता है, उस दिन मुझे लग गया कि चमकीला पागल हो गया है, अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। ये बिल्कुल वही टर्निंग पॉइंट था जहां चमकीला ने तय कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए अब कोई डर नहीं। मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन उन्होंने सावधानी की परवाह करनी छोड़ दी थी। असल में हुआ ये था, उन्होंने धार्मिक नेताओं से वादा किया था कि वो शराब, उनके हिसाब से अश्लील गाने और धूम्रपान छोड़ देंगे। लेकिन ये वादा करने के फौरन बाद गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक बीड़ी जलाई। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, एक बीड़ी जलाने का वो एक्ट उनका आतंक और दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार था। वो अब सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक निडर आवाज बन चुके थे। और आखिर में कहानी का वो हिस्सा जो आज तक एक रहस्य है, एक अनसुलझी हत्या और महमसमपुर का वो सन्नाटा। एक सवाल जो पिछले 35 सालों से वैसा का वैसा ही बना हुआ है, आखिर अमर सिंह चमकीला और अमरजोत को मारा किसने? इंडियन म्यूजिक हिस्ट्री का ये शायद सबसे डार्क और अनसुलझा रहस्य है। देखिए, इस हत्या को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं। एक बड़ा वर्ग मानता है कि खालिस्तानी उग्रवादी उनके खुले टैबू तोड़ने वाले गानों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मारा। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये किसी उग्रवादी का काम नहीं था, बल्कि उनकी बेपनाह कामयाबी से जलने वाले बाकी सिंगर्स ने अपना रास्ता साफ करने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किलर से मरवाया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, आज तक इस मामले में कोई एक गिरफ्तारी नहीं हुई। केस बिल्कुल अनसुलझा है। और इस गोलीकांड ने न सिर्फ 2 जिंदगियां छीन ली, बल्कि मैसमपुर गांव पर एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ दिया जो शायद ही कभी भरा हो। जिस परिवार के आंगन में ये आखिरी कॉन्सर्ट हो रहा था, सोचिए उन्हें आसपास के लोगों के ताने और आरोप इस कदर झेलने पड़े कि आखिरकार मजबूर होकर उन्हें अपना देश छोड़कर कनाडा माइग्रेट करना पड़ा। उस एक दिन के हिंसा ने एक पूरे समुदाय को हमेशा के लिए खौफ में डाल दिया। तो इस पूरे सफर के बाद हम आपको एक आखिरी चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। क्या वाकई हमारे समाज ने ऑब्सेनिटी यानी अश्लीलता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि एक ऐसे कलाकार को खत्म किया जा सके जिसने समाज की सड़ी हुई कड़ी सच्चाइयों को बिना किसी फिल्टर के दिखाने की हिम्मत की? सोचने वाली बात यह है कि असली गुनाह क्या था? क्या वो गोलियां जो उस दिन चली, या फिर एक पूरे समाज की वो नाकामी जो चमकीला के संगीत में अपना असली चेहरा देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस संगीतकार की लेगेसी को आज भी जिंदा रखता है।